नमस्कार साथियों, आज NIOS में आपका स्वागत है। NIOS स्टूडियो से आज हम आपको NIOS के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। NIOS में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए जो वेबसाइट या पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल तैयार किया गया है, उसका नाम है sdmis.nios.ac.in। ध्यान रहे कि आप इसी वेबसाइट पर जाकर ही NIOS के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स आपको लुभाएंगी और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगी कि आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर NIOS से रिलेटेड कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन आप सतर्क रहें। NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in है और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए NIOS की वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करें। NIOS के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी और जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो एडमिशन की वैलिडिटी कितनी होगी, उसके बारे में अब हम आपको जानकारी देंगे। NIOS में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अपर एज लिमिट नहीं है, परंतु सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा में NIOS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो NIOS से 10वीं करने के इच्छुक हैं, अगर वो 14 साल या उससे बड़े हैं तो NIOS में 10वीं में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एज क्राइटेरिया है। 10वीं के लिए 14 साल और 12वीं सीनियर सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज कम से कम आयु 15 साल होनी चाहिए और अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 50 साल, 60 साल, 70 साल के भी हैं तब भी आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो एज क्राइटेरिया की बात हुई। और भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पे आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं। तो यदि हम 10वीं के बारे में पहले अगर देखें, सेकेंडरी कोर्सेज में एडमिशन्स के बारे में देखें, मिनिमम एज 14 ईयर्स। आप यदि 8वीं 9वीं पास हैं तब भी आप 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 8वीं 9वीं फेल हैं तब भी आप 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 14 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। यदि आप 10वीं पास हैं फिर भी आप 10वीं में पुनः NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं पहले से पास हैं और दोबारा 10वीं में रजिस्ट्रेशन करते हैं NIOS में, तो आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज़ नहीं कर पाएंगे और आपको 4 सब्जेक्ट ही चूज़ करने मैक्सिमम। आप कम से कम 1 सब्जेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे 10वीं अगर आप पास हैं तो, और दोबारा 10वीं में एडमिशन लेते हैं तो। यदि आप 10th फेल्ड हैं, आप किसी अन्य स्कूल एजुकेशन बोर्ड से यदि आपने 10वीं कक्षा की परीक्षाएं दी लेकिन आप वो उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तब भी आप NIOS में 10th में एडमिशन ले सकते हैं और अपने सब्जेक्ट चूज़ करके 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप स्कूल नहीं गए हैं कभी भी तो एक सेल्फ सर्टिफिकेट लिखकर अपलोड कर सकते हैं और आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं। इनकी क्राइटेरिया और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको 10वीं में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, इनकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। उससे पहले हम देखते हैं सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया इज़ 15 ईयर्स, मतलब आप 15 साल या उससे बड़े हों तभी आप सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए आप
10वीं पास होना अनिवार्य है। यदि आप 10वीं पास हैं तभी आप 12वीं में NOS में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं फेल्ड हैं, अगर आप कहीं किसी दूसरे स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 12वीं में परीक्षा में बैठे या परीक्षा के लिए अप्लाई किया, आपने वहाँ एडमिशन लिया हुआ था, परीक्षा के लिए अप्लाई किया, लेकिन आप 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तब भी आप NOS में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं पहले से और आप किसी सेलेक्टेड सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस केस में आप 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट अपनी 12वीं में NOS में, अगर आप 12वीं में एडमिशन लेते हैं तो 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। NOS में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उस सत्र से लेकर, उस वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक आपका एडमिशन वैलिड रहता है। आपका जब एडमिशन NOS में हो जाता है तो उस वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक आपका एडमिशन वैलिड रहता है। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एडमिशंस 10वीं और 12वीं के लिए। 10वीं और 12वीं में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आपको किन ज़रूरी कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बिना आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की चर्चा अगर हम करें तो आप देखेंगे सबसे पहले लर्नर का रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लर्नर का रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लर्नर का सिग्नेचर। जो भी विद्यार्थी, जो भी शिक्षार्थी NOS में 10वीं या 12वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द लर्नर। और कोशिश करिए कि वो जो सिग्नेचर, लर्नर के सिग्नेचर होंगे वो ब्लैक इंक से सिग्नेचर किए गए हों। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एडमिशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन फॉर्म में, वो इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG या PNG फाइल होनी चाहिए, और हर एक डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से अधिक नहीं हो सकता है। 1 MB से कम ही वो साइज होना चाहिए, तभी आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा हुआ रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द लर्नर, सिग्नेचर ऑफ द लर्नर, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। अब वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है? लर्नर जो विद्यार्थी या रजिस्टर कर रहे हैं NOS में, उनका आधार कार्ड, या अगर अभी आपका आधार नहीं बना है तो आधार की एनरोलमेंट स्लिप, पासपोर्ट की कॉपी या राशन कार्ड की कॉपी या कोई और वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, वो आप स्कैन करके अपने एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कर सकते हैं। आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी हम आपको प्रक्रिया आगे बताएंगे। तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के बाद वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो आपको 10वीं और 12वीं दोनों के केस में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। सेकेंडरी के केस में, मतलब अगर 10वीं में आप एडमिशन ले रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप जिस पहले विद्यालय में पढ़े हैं वहाँ की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी फॉर्मेट में लिखी हो, DD MM YYYY फॉर्मेट। इसका मतलब है आधार कार्ड में डेट, मंथ और ईयर पूरा लिखा होना चाहिए, तभी वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा। वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे परमानेंट एड्रेस प्रूफ और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है। तो एड्रेस के लिए आप अपना आधार कार्ड जिस पे कि आपका एड्रेस पूरा लिखा हो, या पानी का, बिजली का, टेलीफोन का बिल, या इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया वोटर कार्ड, इस तरह की डिटेल्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके उनकी इमेज फाइल बना के उनको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, किसी रेंट के मकान में, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ और रेंटेड अकोमोडेशन है उसका रेंट एग्रीमेंट की कॉपी वो आपको अपलोड करनी होगी।
इनके साथ साथ यदि आप 10वीं में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कक्षा 8, अगर आप 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पहले आप कक्षा 8 या 9 पढ़ चुके हैं तो कक्षा 8 का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो आपको जमा करना है। यदि आप कक्षा 8 या कोई भी स्कूल पहले नहीं पढ़े हैं तो आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जिस पे लिखा होगा कि मैं कक्षा 10 की परीक्षा में अपीयर होने के लिए सक्षम हूँ, और वो आप सबमिट करेंगे। यदि आप सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा के लिए एनआईओएस में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कक्षा 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट या क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अपना फॉर्म भरते टाइम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम यदि आप बताते हैं कि आपकी सोशल कैटेगरी SC, ST या OBC है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। यदि आप बताते हैं कि आप एक एक्स सर्विसमैन हैं और एनआईओएस में आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यदि आप दिव्यांगजन हैं, यदि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, CWSN है, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स से ही प्राप्त किया हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें कि ये मेंशन किया जाता है कि ये लर्नर में जो दिव्यांगता है वो 40% और अबव है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राप्त किया हुआ सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के सेक्शन में। उसी के साथ यदि आप देखें तो आपका जो, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका प्रीवियस बोर्ड, जो पेरेंट बोर्ड जहां से आपने 10th या 12th अपीयर किया था, उस बोर्ड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो आपको एनओएस में सबमिट करना होगा। ये वैलिड रहता है स्ट्रीम 1, 2, मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रीम 2 में लेते हैं, जो दूसरे बोर्ड से फेल होकर स्टूडेंट्स एनओएस में आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, या स्ट्रीम 3 और 4 जो ऑन डिमांड के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये अनिवार्य होता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो पेरेंट बोर्ड है उससे इशूड मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ सबमिट करना होता है। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ चलें, जिसमें हम चेक करें कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन सी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फीस पे करेंगे, तो उन चीज़ों पे अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन करने के 4 माध्यम हैं। एनआईएस में 10th या 12th या वोकेशनल कोर्सेज या OBE कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मतलब है लर्नर, छात्र छात्राएं स्वयं इस पोर्टल पर जाकर sdmis.nios.ac.in इस पोर्टल पर जाकर स्वयं ही रजिस्ट्रेशन करें, स्वयं ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, स्वयं ही अपने सब्जेक्ट चूज करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस पे करें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपने कोई गलती नहीं की है। यदि आप साइबर कैफ़े से मदद लेते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लेते हैं तो बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि साइबर कैफ़े या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या इस तरह के कोई भी थर्ड पार्टी जो कि एनआईओएस से रिलेटेड नहीं है, यदि आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, उन सबको मिसयूज़ कर सकते हैं और आपको गुमराह करके आपका रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका वर्ष, आपका एकेडमिक ईयर खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए sdmis.nios.ac.in
इसी पोर्टल पर जाकर ही 10th 12th या OBE की कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। दूसरा माध्यम NIOS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यदि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, यदि आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास सुविधाएं नहीं है जिससे कि आप कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो आप NIOS के ऑथोराइज्ड एफिलिएटेड स्टडी सेंटर्स पे जाकर भी उनसे मदद ले सकते हैं। हमारे जो रजिस्टर्ड एफिलिएटेड एक्रीडेटेड स्टडी सेंटर्स हैं, वो स्टडी सेंटर्स आपको मदद करेंगे NIOS में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो हमारे नियरेस्ट स्टडी सेंटर होंगे, आप उनकी जानकारी sdmis.nios.ac.in के पोर्टल पे जाकर स्टडी सेंटर सेक्शन से भी उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। आप वहाँ पर उस पोर्टल पे sdmis.nios.ac.in पोर्टल पे जाकर स्टडी सेंटर सेक्शन में जाकर अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। आपको लिस्ट ऑफ स्टडी सेंटर्स मिलेगी विद एड्रेस, विद देयर मोबाइल नंबर। आप उनसे बात करके आप उस स्टडी सेंटर के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा माध्यम, थर्ड ऑप्शन जिसके थ्रू आप NIOS में 10th और 12th या वोकेशनल कोर्सेज या OBE के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वो है हमारे रीजनल सेंटर्स। NIOS के 23 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि डेडिकेटेडली लर्नर्स की सपोर्ट के लिए स्थापित किए गए हैं, और अधिकतर राज्यों में आप इन रीजनल सेंटर्स पर जाकर आप एडमिशन के लिए या अपनी एडमिशन संबंधित प्रक्रिया के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी आप sdmis.nios.ac.in पोर्टल पर जाकर आप वहाँ से रीजनल सेंटर्स की लिस्ट देख सकते हैं और रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके आप एडमिशन के लिए मदद पा सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन थ्रू स्टडी सेंटर्स, रजिस्ट्रेशन थ्रू रीजनल सेंटर्स, इनके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स जो CSC के नाम से प्रचलित हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी जाकर आप NIOS में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए मदद ले सकते हैं। CSC के सेंटर्स गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड सेंटर्स होते हैं, NIOS के भी वो ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं आपको एडमिशन में हेल्प करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम फीस भरने के लिए। उन चीज़ों में आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद ले सकते हैं। CSC सेंटर्स की जानकारी पाने के लिए, आपके नियरेस्ट CSC सेंटर की जानकारी देखने के लिए आप उनकी वेबसाइट csclocator.com पर जाकर भी उनकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और CSC सेंटर पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। NIOS में एडमिशन्स 100% ऑनलाइन है और ये जो पोर्टल है, पोर्टल का नाम है sdmis.nios.ac.in। अब अगर हम इसकी प्रक्रिया देखें स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसकी जानकारी हम देखें, तो एडमिशन के लिए आप एडमिशन मेन्यू में जाएंगे और एडमिशन मेन्यू में जाने के बाद आप सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस चेक करेंगे। जो करंट लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस होगा उसको पढ़ेंगे, अपनी जानकारी पूरी उसमें से लेंगे, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, उसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, इनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, उस तरह की जानकारी आपको पूरे प्रॉस्पेक्टस में मिलेगी। उसके बाद आप उसी एडमिशन मेन्यू में, यदि आप 10वीं या 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप जब एकेडमिक ऑप्शंस में जाएंगे, एडमिशन मेन्यू में एकेडमिक ऑप्शन पे जाएंगे, तो करंट सेशन जो भी चल रहा है उसको हम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 बोलते हैं, जो कि जिनका पहला पब्लिक एग्ज़ाम अक्टूबर 23 में होगा। तो इसीलिए स्ट्रीम 1 अक्टूबर 23 सेशन आप चूज़ करेंगे और ये सेशन अभी 15 मार्च तक चल रहा है। 16 मार्च से नया सेशन शुरू होगा जिसमें यदि आप एडमिशन लेंगे तो आपका पहला एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में होगा। तो आप स्ट्रीम 1 अक्टूबर 23 अभी आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी पोर्टल पर, उस पोर्टल पे आपको चूज़ करना है अपना स्टेट कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं,
उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे आधार, आधार का एनरोलमेंट नंबर, अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ या पासपोर्ट। अगर आप आधार चूज करते हैं तो नेक्स्ट कॉलम जहाँ पे आइडेंटिटी नंबर लिखा है यहाँ पे देखेंगे आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर यदि आप गलत लिखेंगे तो सिस्टम आपके आधार की वैलिडिटी चेक करेगा, यदि आप गलत लिखेंगे तो एरर आएगी। और आप आधार करेक्ट लिखने के बाद जब नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि हमने सीनियर सेकेंडरी चूज किया तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका आधार वैलिड था, बाकी डिटेल्स करेक्ट है, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स का मतलब है नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये इंफॉर्मेशन आपको अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। जो लर्नर, जो छात्र छात्राएं, जो विद्यार्थी एनओएस में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले फिल करनी है, जहाँ पर आप अपना कंप्लीट नेम, पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। आप उसके साथ श्री, श्रीमान, श्रीमती इस तरह के वर्ड्स जो प्रीफिक्स नहीं करेंगे। अगर आपका नाम नवीन भाटिया है तो आप नवीन भाटिया लिखेंगे। फादर नेम में भी श्री नहीं लगाएंगे, मदर नेम में श्रीमती या मिस इस तरह की चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो नेम, फादर नेम, मदर नेम और एब्रीविएटेड नेम नहीं लिखेंगे। अगर फादर का नाम मोहन लाल भाटिया है तो मोहन लाल भाटिया पूरा लिखेंगे, ML भाटिया नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप 12वीं में अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप 12th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स मैच करनी चाहिए आपकी 10th की जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट पे जो आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम लिखा है उससे मैच करनी चाहिए। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए 10th के सर्टिफिकेट से। यदि आप 10th में अप्लाई कर रहे हैं, 10th में एनओएस में अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका स्कूल का टीसी मिला है, आपको स्कूल से टीसी मिला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला है, उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर जो नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही यहाँ पे मैच करनी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच करनी चाहिए। नहीं तो आपका एडमिशन आगे कंटिन्यू करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है। आप अपना या अपने पेरेंट्स का ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें। यदि आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो आप वो मोबाइल नंबर डालिए, वैलिड मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा एनओएस के एडमिशन्स के साथ, और जब आप इसको OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे और ये वैलिडेट हो जाएगा तो इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल एड्रेस पे आपकी एडमिशन की आगे की जानकारी सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। हर एक सिस्टम के थ्रू जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप सबमिट करते हैं वो रजिस्टर हो जाता है, तो उस यूज़र की डिटेल जब आप रजिस्टर करेंगे और OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड एनओएस में क्रिएट हो जाता है। हर छात्र छात्रा का एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड क्रिएट होता है और वो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए, मतलब पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप सबमिट करेंगे उसी ईमेल एड्रेस पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए सेम रहता है। आप उसको चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस जो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि इसमें कोई गलती होती है तो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इश्यूज आएंगे। हम आपको बार बार आपको कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद आपको विद पेमेंट अपनी करेक्शन
के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अगर इस तरह से हम बेसिक डिटेल डालते हैं, अपना नेम लिखा, फादर नेम लिखा, मदर नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, जेंडर लिखा और उसके बाद आपने आधार नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा। अब आप देखेंगे वहाँ पे एक बटन होता है जनरेट ओटीपी। आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था और जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया बेसिक डिटेल्स में, उन पे ओटीपी जाएगा और आपको दोनों ओटीपी, ईमेल का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी, दोनों ओटीपी ऑथेंटिकेट करने हैं। 10 मिनट्स का टाइम होता है यहाँ पे। इस स्क्रीन पे आपको 10 मिनट मिलते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको जो आपके ईमेल पे ओटीपी आया और जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आया वो दोनों यहाँ पर दिए गए कॉलम्स में डालना है और सबमिट करना है। यदि वो ओटीपी सेम है, यदि वो ओटीपी मैच करता है, वैलिडेट हो जाता है, तो आपका बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये एनआईओएस के स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ओटीपी ऑथेंटिकेट होने के बाद अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ओटीपी, ईमेल एड्रेस का और मोबाइल का ओटीपी ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी ऑथेंटिकेट होता है तो नेक्स्ट सेक्शन, बेसिक डिटेल के बाद नेक्स्ट सेक्शन एड्रेस ओपन हो जाता है। एड्रेस में दो तरह के एड्रेस हैं, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप पहले परमानेंट एड्रेस में अपने एड्रेस की डिटेल डालिए, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके एरिया का पिन कोड। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा जिस पे लिखा होगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। आप परमानेंट एड्रेस टाइप करने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक कीजिएगा तो जो परमानेंट एड्रेस में आपने एड्रेस लिखा है वही एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। यदि परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो परमानेंट एड्रेस की इंफॉर्मेशन अलग दीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की इंफॉर्मेशन अलग दीजिए। इस स्क्रीन पर यह ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे बताएंगे आप, उसी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड करना होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने एड्रेस प्रूफ लगाया और जो एड्रेस आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल करेंगे, अगर इन दोनों में कोई भी भिन्नता होगी, अगर कोई भी मिसमैच होगा, कोई भी वेरिएशन होगा तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। ये एड्रेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी एड्रेस पे हम आपकी पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल डिस्पैच करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली फिल कीजिएगा और इसी का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको आगे आने वाले सेक्शंस में अपलोड करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन में जब आप एड्रेस फिल कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको मीडियम ऑफ स्टडी चूज करना होगा। एनआईओएस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में एडमिशन लेते टाइम आप जो मीडियम ऑफ स्टडी चूज करते हैं तो सेकेंडरी लेवल पे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, तमिल, उड़िया, पंजाबी, असामी, संस्कृत, कन्नड़ा, ये मीडियम्स अवेलेबल हैं जिनमें आप पढ़ाई के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन मीडियम्स में पढ़ाई के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और इन्हीं मीडियम्स में आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा जो कि आप एनआईओएस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं मीडियम्स में सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्ज़ाम भी इसी मीडियम्स में देना है। आप एनआईओएस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपने मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी चूज़ किया और एग्ज़ाम देते टाइम, एग्ज़ाम में पेयर करते टाइम, परीक्षा में उत्तर लिखते टाइम आप गुजराती माध्यम में अगर आप लिखना चाहते हो, गुजराती मीडियम में अगर आप आंसर देना चाहते हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी एनआईओएस में है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मीडियम ऑफ स्टडी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, संस्कृत तथा उड़िया मीडियम में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी, मीडियम
इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से चूज करनी है। और ये इंफॉर्मेशन भी आप बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन चूज करते हैं, अगर आपने कहा कि एक्स सर्विसमैन, यस आप एक्स सर्विसमैन हैं अगर, तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कॉलम में यदि आप किसी तरह से दिव्यांग हैं और आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी दिव्यांगता का प्रकार चूज करेंगे, नेशनैलिटी चूज करेंगे, उस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चूज करेंगे। प्रीवियस क्वालिफिकेशन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है यदि आप 12वीं में अपीयर कर रहे हैं, यदि आप 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10th पास से कम नहीं होनी चाहिए। हमने आपको पहले भी ज्ञात कराया है, यदि आप 12th में अपीयर कर रहे हैं, 12th में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10th पास से कम नहीं हो सकती है, और 10th पास का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जो सेक्शन है वहाँ पे पार्ट एडमिशन। आप स्क्रीन पे देखेंगे अगर, तो आपको पार्ट एडमिशन के बारे में जानकारी अगर अब हम देते हैं, तो आप देखिए कि पार्ट एडमिशन में कौन से लर्नर्स रजिस्टर कर सकते हैं। हमने आपको एलिजिबिलिटी के टाइम पे बताया था, जहाँ पे हम एलिजिबिलिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वहाँ पे हमने आपको ज्ञात कराया था कि यदि आप पहले से 10th पास हैं, मतलब अगर 10वीं आपने पहले से पास की हुई है और फिर से आप 10वीं में एनओएस में रजिस्टर करते हैं, या आपने पहले से 12वीं पास की हुई है और दोबारा से एनओएस में 12वीं के लिए रजिस्टर करते हैं, या आप 10वीं और 12वीं से भी ऊपर हायर कोर्सेज में आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हायर कोर्सेज कर चुके हैं, तब भी आप 10th या 12th में एनओएस में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आप यदि 12वीं पास हैं और 12वीं में दोबारा रजिस्टर करते हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और आपको चारों सब्जेक्ट जब आप पास कर लेंगे, या जितने सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं 5 से कम, जब वो सभी सब्जेक्ट्स आप पास कर लेंगे, तो आपको एनआईओएस से सिर्फ मार्कशीट मिलेगी उन सब्जेक्ट्स की, आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और एंट्री रिक्वायरमेंट पार्ट एडमिशन और ड्यूअल एडमिशन की सेम है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जब आप, ये भी अभी हमने आपको ज्ञात कराया कि जब आप क्लास 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रीवियस बोर्ड मीन्स 12th से पहले प्रीवियस बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड की इंफॉर्मेशन आप एनओएस में सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ईयर ऑफ पासिंग 10th, बोर्ड फ्रॉम विच यू अपीयर्ड इन क्लास 10th, वो इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आपने कौन से सन में, कौन से वर्ष में 10th पास करी, कौन से बोर्ड से करी, और उस बोर्ड में आपका क्लास 10th का एनरोलमेंट नंबर क्या था। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप सीबीएसई से क्लास 10th किए हुए हैं और एनआईओएस में क्लास 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड से आपने कौन से वर्ष में 10th पास करी और उस टाइम आपका क्लास 10th का रोल नंबर क्या था, वो आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है। यदि आप ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं भरेंगे, तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, सोशल कैटेगरी डिटेल्स, पार्ट एडमिशन डिटेल्स, प्रीवियस बोर्ड डिटेल्स, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सबमिट करने के बाद आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, तभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन में ये लिखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट भरी है, और अगर इस इन्फॉर्मेशन में कोई गलती पाई गई तो लर्नर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऑप्शनल डिटेल्स हैं, जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप, नेशनैलिटी, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, फैमिली इनकम, एम्प्लॉयमेंट, उस तरह की इंफॉर्मेशन ये आप स्क्रीन पर देख के आप अपने एडमिशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10th और 12th दोनों के लिए आप ये भरेंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू चूज सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। हम इन दो चीज़ों की जानकारी आपको विस्तृत रूप में अगर दें तो इस स्क्रीन पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिलेगा, जब चूज सब्जेक्ट वाला कॉलम आएगा, सेक्शन आएगा, अप्लाई फॉर टीओसी। क्या आप टीओसी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? यदि नहीं तो आपकी जो स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब्जेक्ट चूज करने के लिए आएंगे, उनमें आप जो सब्जेक्ट आप एनओएस में पढ़ना चाहते हैं उन सब्जेक्ट्स की जानकारी हम आपको देते हैं। आप 10th या 12th मतलब सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से पास करने हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। जब हम मिनिमम 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उन 5 सब्जेक्ट्स में से मिनिमम 1 कम से कम 1 लैंग्वेज और 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स, या मिनिमम 1 लैंग्वेज, 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स और 1 वोकेशनल सब्जेक्ट, ये भी आप चूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 लैंग्वेज होनी चाहिए। आप अगर 3 लैंग्वेजेस चूज करते हैं तो आपको 6 या 7 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे जो कि आपको एनओएस में पढ़ने होंगे और उनके एग्जाम्स में अपीयर करके पास करने होंगे। अब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, यदि आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। यदि आप 10th किसी स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड से अपीयर हुए, परंतु आप वो बोर्ड में सर्टिफिकेशन मतलब 5 सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए और 2, 3 या 1 या 4 सब्जेक्ट वहाँ से पास कर पाए, तो आप उन सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट आपने दूसरे बोर्ड में पास किए उनमें से कोई भी 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आप एनआईओएस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके मार्क्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स एनआईओएस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को एनआईओएस ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में वैलिड मानता है जो सब्जेक्ट्स एनआईओएस में भी हों और उसका कोर्स कंटेंट मैच करता हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप सीबीएसई से 10th पढ़े लेकिन 10th के एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाए और वहाँ से आपने 4 सब्जेक्ट पास किए, 1 सब्जेक्ट आप पास नहीं कर पाए और आप अनुत्तीर्ण रह गए, तो आप उन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट एनआईओएस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट एनआईओएस में भी होने चाहिए और उसका कोर्स कंटेंट मैच करना चाहिए। यदि आप वो 2 सब्जेक्ट इधर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं एनआईओएस में, उन 2 के अलावा आपको एनआईओएस में 3 सब्जेक्ट कम से कम और पास करने हैं। कंडीशंस वही रहती हैं कि 1 मिनिमम लैंग्वेज आपका पासिंग मार्कशीट में होना चाहिए, 1 मिनिमम लैंग्वेज, 4 एकेडमिक सब्जेक्ट। अब अगर आप 2 ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट और एनआईओएस से पास करेंगे, तो आपकी कंप्लीट मार्कशीट फॉर दैट कोर्स, उस कोर्स को पास करने के लिए कंप्लीट मार्कशीट आपकी तैयार हो जाएगी। तो जब आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेना चाहते हैं अगर, तो आप अप्लाई फॉर टीओसी में येस करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर टीओसी में येस करेंगे तो आपके सामने कुछ और कॉलम्स खुल के आएंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, किस ईयर में आप वहाँ से पढ़े हैं और वहाँ का रोल नंबर क्या था। ये 3 इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप स्क्रीन पे नेक्स्ट सेक्शंस में बताएंगे आपके पास दूसरे बोर्ड से आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में आपके कितने कितने मार्क्स थे और आप कौन से सब्जेक्ट में टीओसी लेना चाहते हैं। यदि आप वहाँ 4 सब्जेक्ट में पास थे तो उन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप टीओसी के माध्यम से एनओएस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपसे साझा करना चाहेंगे, एनआईओएस के अलावा
यदि आप किसी अन्य स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो उससे आप टीओसी ट्रांसफ़र यहाँ पे करते हैं तो 5 वर्षों के अंदर अंदर आपकी वो टीओसी की ट्रांसफ़र वैलिडिटी होती है। यदि आप 2018 में किसी बोर्ड से, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से यदि आपने 10th करी थी और अब आप 10th नहीं कर पाए थे, उस टाइम पास नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे, तो 2018 का लर्नर यदि आज रजिस्टर करता है एनओएस में तो वो 2 टीओसी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हैं एनआईओएस में तो आपका प्रीवियस बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट अपने एडमिशन फॉर्म के साथ आपको अपने कंसर्न्ड रीजनल सेंटर पे सबमिट करनी पड़ेगी। दोबारा हम इस बात को दोहराते हैं, यदि आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हैं एनओएस में ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए तो आपकी प्रीवियस बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी होगी, तभी आपकी टीओसी एक्सेप्ट की जाएगी, अन्यथा आपकी टीओसी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपको 3 सब्जेक्ट जो यहाँ पे चूज़ किए हैं उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और पास करने पड़ेंगे ताकि आप 5 सब्जेक्ट पास करके एनआईओएस से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स अपना कंप्लीट कर सकें। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ऑप्शन सिलेक्शन के बाद आपको चूज़ करने हैं स्टडी सेंटर, जहाँ पर आप अपना कोर्स रिलेटेड डाउट्स, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स, चैप्टर रिलेटेड डाउट्स के बारे में डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, या आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आपके स्टडी सेंटर से लिंक्ड होते हैं। आपकी पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो भी आपको स्टडी सेंटर के थ्रू ही करने होते हैं। तो आपको स्टडी सेंटर्स की लिस्ट हमारे एनओएस के पोर्टल sdmis.nis.ac.in पर जाकर मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ये लिस्ट देख लीजिए, आपका अपना एरिया के पास स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके कि आपका कौन सा नियरेस्ट स्टडी सेंटर होगा। आप 3 प्रेफरेंस चूज़ करके रखिए। फर्स्ट प्रेफरेंस जो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक हो, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये 3 प्रेफरेंस आपको बतानी होंगी, तभी आप रजिस्ट्रेशन में आगे मूव कर पाएंगे। स्टडी सेंटर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एनआईओएस में, आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी पढ़ाई और आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड। स्टडी सेंटर ही एकमात्र ज़रिया है जहां पर जाकर आप अपने प्रैक्टिकल्स में अपीयर होंगे। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स स्टडी सेंटर्स या पीसीपी सेंटर्स पे किए जाते हैं। जब आप एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपने जो 3 प्रेफरेंस चूज़ करी होंगी स्टडी सेंटर्स की, उनमें से पॉसिबली फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस अवेलेबल नहीं है और फिल हो गई है उसमें सीट्स तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड प्रेफरेंस की भी सीट अगर फिल हो गई है तो थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी। स्टडी सेंटर्स पे जाने के बाद आप 36 पीसीपी सेशंस मिलते हैं। 36 पीसीपी सेशंस मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन इज इंडक्शन सेशन, जहाँ पर आपको एनओएस के बारे में, एनओएस के कोर्सेज के बारे में या एनओएस की और गतिविधियों के बारे में, एनओएस में सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इन सब की जानकारी दी जाएगी इंडक्शन सेशन में। उसके बाद 30 पीसीपी सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप स्टडी सेंटर पे जाकर कर सकते हैं। 5 पीसीपी सेशंस विच आर पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स। जिन सब्जेक्ट में आपके पास प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है, वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट का 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप स्टडी सेंटर पे जाएंगे, वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके 5 कंपोनेंट आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए स्टडी सेंटर पे जाना मैंडेटरी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद जो बाकी 5 सेशंस, ये जो 5 पीसीपी सेशंस हैं, उसका जो 50% कंपोनेंट है समेटिव असेसमेंट, वो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान
अपने स्टडी सेंटर या प्रैक्टिकल सेंटर पे जब आप जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होंगे, तो आपको समेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेट चूज आपने स्टार्टिंग में किया था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते टाइम आपने चूज किया था, उसी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे होंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप स्टडी सेंटर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। स्टडी सेंटर्स की लिस्ट चूज किए हुए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बेस पर सामने आएगी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टडी सेंटर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी एडमिशन के टाइम पे, ये डिपेंडेंट होती है स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, आपने जो मीडियम ऑफ स्टडी लिया है उसके ऊपर, और आपने जो कोर्स चूज किया है उसके बेस पे लिस्ट जनरेट होती है। यदि आपने सीनियर सेकेंडरी कोर्स में रजिस्टर किया है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली चूज किया और आपने स्टडी मीडियम इंग्लिश चूज किया है, तो आपको जो स्टडी सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के उन्हीं स्टडी सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी जहां पर सीनियर सेकेंडरी का कोर्स अवेलेबल हो, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो, और जिनके पास साइंस सब्जेक्ट हो। यदि आपने साइंस के सब्जेक्ट चूज किए, यदि आपने साइंस सब्जेक्ट चूज नहीं किए हैं, 12th में एडमिशन के लिए रजिस्टर किया है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली चूज किया और मीडियम हिंदी चूज किया है, तो आपको वो सभी सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जिनके पास सीनियर सेकेंडरी हो, हिंदी मीडियम हो और साइंस ना भी हो, तब भी आपको वो लिस्ट मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशंस हैं जिसके बेस पर स्टडी सेंटर्स की लिस्ट डिस्प्ले होती है। उसमें से आप कोई भी 3 बेस्ट नियरेस्ट जो स्टडी सेंटर्स हो आपके पास, उसको आप चूज करेंगे। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 आप चूज करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है अभी तक, बेसिक डिटेल्स में, प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में, सोशल कैटेगरी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, बोर्ड की डिटेल के बारे में, उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ के बारे में, उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इस सेक्शन में। हर एक इमेज जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप अपलोड करेंगे, इमेज फाइल होगी, और किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आधार या एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे, आइडेंटिटी टाइप जो आपने चूज किया, यदि आपने आधार चूज किया तो आधार की कॉपी अपलोड करेंगे, फ्रंट एंड बैक बोथ। अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपलोड करेंगे। अगर डिसेबिलिटी में आपने येस किया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने एक्स सर्विसमैन के कॉलम में येस किया है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपकी 10th की पासिंग मार्कशीट, यदि आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की पासिंग मार्कशीट, यदि आप 10th में ही दोबारा एडमिशन ले रहे हैं और आप 10th में फेल हो चुके हैं तो 10th की फेल्ड मार्कशीट अपलोड करेंगे। यदि आपने TOC के लिए अप्लाई किया है तो जिस क्लास में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस लेवल पे आप एडमिशन ले रहे हैं 10th, तो 10th की फेल्ड मार्कशीट। यदि आप 12th में अपीयर करे थे और 12th पास नहीं कर पाए और यहाँ पर 12th में एडमिशन ले रहे हैं और TOC चूज कर रहे हैं तो 12th की फेल्ड मार्कशीट। उस तरह की पूरी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। क्लियर स्कैन्ड इमेज आर टू बी अपलोडेड एंड एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 1 MB ईच, तभी आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। और अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू भी स्क्रीन पर ही दिखेगा जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रिव्यू फॉर्म में दिखाई देगी। आप इन्फॉर्मेशन वापस चेक कीजिए। आपने जो नाम टाइप किया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सोशल कैटेगरी, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करी वो आप यहाँ पे चेक कीजिए। यदि उसमें कोई भी त्रुटि है, यदि उसमें कोई भी मिसमैच है, आपको लगता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, तो एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स
नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के अलावा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल, स्टडी सेंटर डिटेल, ये सब आप एडिट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, यदि आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको रिव्यू पूरा फॉर्म करना है। फॉर्म रिव्यू करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरह से दिखाई देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, रिव्यू करना, उन सब चीज़ों को कंप्लीटली वेरीफाई करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर। आपकी जिम्मेवारी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वो सब करेक्ट हैं और क्लियरली स्कैन्ड इमेजेस दिखाई दे रही हैं। वो करने के बाद आप पेमेंट की तरफ मूव करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए, उनके बेस पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बेस्ड ऑन सोशल कैटेगरी एंड बेस्ड ऑन योर सोशल इन्फॉर्मेशन, सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो आपने दिए, उसके बेस पर फीस ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन फीस प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस दिखा के टोटल फीस आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा। फीस की डिटेल के नीचे ही पेमेंट गेटवेज की ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सीएससी वॉलेट, इस तरह के बैंक के गेटवेज हमने स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हैं। ये पेमेंट गेटवे सिर्फ एक इंटीग्रेटर है जो कि आपके बैंक से लिंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है और कोटक महिंद्रा का नाम इसमें लिस्ट में नहीं है इन पेमेंट गेटवेज में, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पेमेंट गेटवेज हैं। आप ये पेमेंट गेटवे चूज करके जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, जब सबमिट करेंगे, जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपसे नेक्स्ट स्क्रीन पे मांगा जाएगा चूज अ पेमेंट ऑप्शन। आप वहाँ पे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का रिकॉग्नाइज्ड, वैलिड, ऑथेंटिकेटेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप चूज कर सकते हैं। आप ईएमआई ऑप्शन जो अपने बैंक के थ्रू करेंगे वो चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्कैन एंड पे, आप क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। जब आप अगर स्कैन एंड पे यूज करते हैं तो क्यूआर कोड जनरेट होगा और क्यूआर कोड के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आपसे पूछेगा कि आपका बैंक का डिटेल डालिए और फिर आप उसको नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। यूपीआईज, भीम यूपीआई, भारत यूपीआई या और भी पेमेंट गेटवे, पेमेंट यूपीआईज जो हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जितने भी हैं, वो सब हमारे पोर्टल के थ्रू इंटीग्रेटेड हैं। आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ये चूज़ करेंगे, ये चूज़ करने के बाद एनआईओएस के पोर्टल से कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू योर बैंक। कंट्रोल आपके बैंक के पेज पर शिफ्ट हो जाएगा, या आपने जो यूपीआई चूज़ किया है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, या अगर आपने स्कैन एंड पे चूज़ किया है तो स्कैनर पे चला जाएगा। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे आपका ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डालने के बाद आपका अपने बैंक का जो ओटीपी है वहाँ पे वो ओटीपी डालना है। जो एनओएस ने ओटीपी एडमिशन के टाइम पे जनरेट किया था, उस ओटीपी का आपकी पेमेंट के ओटीपी से कोई लिंक नहीं है। यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। यदि आप यहाँ से भी आपको लगता है कि अभी आपका कुछ डेटा में करेक्शन करना है तो आप यहाँ से पेमेंट कैंसिल करके और फिर वापस अपना रिव्यू फॉर्म पे जाके अपना एडमिशन फॉर्म दोबारा से ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट किया, फर्स्ट डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो गया था जब आपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑथेंटिकेट किया था रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते टाइम। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ओटीपी से ऑथेंटिकेट किया तो आपका एक स्टूडेंट डैशबोर्ड क्रिएट हो गया और एनआईओएस के पोर्टल के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड मेल चली जाती है। उसी ईमेल में
आपको जो रजिस्ट्रेशन का क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया गया है, आप उससे वापस SDMIS पोर्टल पर आकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल, आपकी पेमेंट की डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और आपके रिजल्ट्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, आपका स्टडी मटेरियल, आपका आई कार्ड, वो सभी चीज़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन इस डैशबोर्ड पर आपको मिलती है। तो ये डैशबोर्ड इज़ द सिंगल विंडो फॉर एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, एग्ज़ाम मैनेजमेंट, रिजल्ट मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट, असाइनमेंट मैनेजमेंट एंड मोबाइल ऐप्स मैनेजमेंट। इसी एक डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपना पूरा स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप मैनेज कर पाएंगे। हमने स्टार्ट करते टाइम आपको बताया था कि अभी जो सेशन चल रहा है वो 15 मार्च को ख़त्म होगा। आने वाला सेशन जो कि 16 मार्च से शुरू होगा और 15 सितंबर तक चलेगा। तो 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच में आप 10th 12th में जो भी एडमिशन लेंगे उनका फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ाम अप्रैल मई के महीने में होगा। सो द नियरेस्ट सेशन विच इज़ कमिंग इज़ Stream 1, Block 1, which will start from 16th March and the last date will be 15th September. The first public exam for the learners who are registering in Stream 1, Block 1 will be held in April, May next year. Thank you.